हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बंडवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब 16 महाजनपदों को पूर्णता की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। पूर्णता शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके पहले के वीडियो में हमने आंशिक रूप से उन 16 महाजनपदों के संबंध में जानकारी दी थी, एक प्रारंभिक जानकारी देने की कोशिश की थी। हमने इस संदर्भ में इस बात को बतलाया था कि वास्तव में ऋग्वेद में जहां जन शब्द की 275 बार चर्चा मिलती है, लेकिन वहां पर जनपद शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं मिलता है, और फिर उत्तर वैदिक काल में जनपद शब्द का उल्लेख मिलना प्रारंभ हो जाता है। हमने कुरु पांचाल जनपद के बारे में आपको जानकारी दी थी, ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि ये जनपद कैसे महाजनपद बने, उसके पीछे कौन कौन से कारण थे और किस तरह से प्राचीन भारत के इतिहास में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये सारी जानकारियां हमने लास्ट वीडियो में दिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 16 महाजनपदों के बारे में पार्टिकुलरली, और प्रत्येक महाजनपद से जुड़े हुए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जो तथ्य है जिससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, वो सारे सवालों का डिस्कशन करेंगे। और साथ में इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि जो बुक्स हमने आपको प्रोवाइड किए, जो भी एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, और जिनको हमने बुक्स प्रोवाइड किया है उसमें भी उसका भी हेल्प जो है आपको लेते रहना है। बुक्स इसलिए दिया गया कि आपको पढ़ते रहना है, आपको साथ में उसको जो है आत्मसात करते रहना है, ठीक है। तो देखिए आज की इस क्लास में मैं उस बात को कंटिन्यू करूं, ठीक है। इसके बाद इसके पहले जो है वो क्या है कि हमने जो बातें बताई थी कि ये बताया था जन शब्द की चर्चा 275 बार, जनपद शब्द का एक बार नहीं, जनपद शब्द का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद आए। वो कौन कौन से थे? पुरु प्लस भरत बराबर कुरु जनपद का निर्माण हुआ, ठीक है। फिर इन 16 महाजनपदों में उसकी अवस्थिति के संबंध में जानकारी दी थी हमने। फिर अगली बार एक बार और जो है हम मैप के बारे में बात करेंगे। फिर हमने आपको ये बताया था कि 16 महाजनपदों की जानकारी के जो साहित्यिक स्रोत हैं वो स्रोत कौन से हैं? तो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र। लेकिन हमने आपको बताया था कि ज्यादातर जो सवाल है वो अंगुत्तर निकाय से पूछे गए। अंगुत्तर निकाय क्या है, हमने इस संबंध में भी जानकारी आपको दी थी कि त्रिपिटक में जो एक पिटक सुत्त पिटक है ये 5 निकायों में विभक्त है, दिग्ग, मंजिम, संयुक्त, अंगुत्तर तथा खुद्दक। इसी में से अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत जो है 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। हमने आपको यह बताया था कि 16 महाजनपदों में जहां तक शासन के स्वरूप का सवाल है तो यहां पे 2 तरह की शासन की व्यवस्था थी। कुछ महाजनपदों में गणतंत्रीय शासन की व्यवस्था थी और अधिकांश महाजनपदों में राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था थी। गणतंत्रीय शासन की व्यवस्था वाले महाजनपदों की संख्या जो है वो 2 थी, वज्जी तथा मल्ल। ये 2 ऐसे महाजनपद थे जहां पर गणतंत्रीय शासन की व्यवस्था थी और राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था शेष सभी 14 महाजनपदों में था। और उसमें कुछ शक्तिशाली महाजनपद जो थे वो कौशल, मगध और अवंती हो गया। और ये सब के सब आप समझ जाइए कि ये सब के सब जो है वो काफी पावरफुल थे और साम्राज्यवादी थे, साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा को पाले हुए थे। और लेकिन इस मतलब जो है सिद्धि में जो कह सकते हैं कि जो से सफलता मिली वो कौशल महाजनपद नहीं बल्कि वो मगध महाजनपद था। मगध ने अपने आप को जो है एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित किया। तो उसके पीछे कारण क्या है ये संभवतः इस वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाएगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। वो एक्सक्लूसिवली जो है वो जुड़ा होगा मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में कि मगध ही क्यों साम्राज्य के रूप में तब्दील हो सका, मगध को साम्राज्य के रूप में उसको परिवर्तित करने में किन किन शासकों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही। बल्कि अगर आप आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो सवाल यहां तक पूछे जाते हैं कि बिंबिसार के अंग विजय से लेकर अशोक के कलिंग विजय तक, तो ये एक बड़ा सा स्पैन हो जाता है और इतने में आपको डिस्कस करना पड़ता है कि वास्तव में जो है कैसे बिंबिसार के अंग विजय से मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ और अशोक के कलिंग विजय तक चलता रहा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, ये हमने आपको जो है बताया था। अब देखिए अगर 16 महाजनपदों की बात करें, ठीक है, उस 16 महाजनपद में जो पूर्व में स्थित सबसे पूर्व में स्थित महाजनपद था वो महाजनपद जो है वो क्या है? अंग, ठीक है। ये अंग महाजनपद है और इस अंग महाजनपद की राजधानी जो है वो क्या हुआ करती थी? चंपा, ठीक है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हुआ करती थी और ये मगध के, ठीक है, अगर ये गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र इसको मान ले, ठीक है, तो ये जो है वो अंग था और ये मगध हो जाएगा।
तो मगध अंग जो है वो क्या है कि मगध के पूर्व में स्थित था, ठीक है, मगध के पूर्व में स्थित था। और ये जो है वो क्या है कि इसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। और इसकी अवस्थिति की अगर बात करें तो वर्तमान जो भागलपुर का, ठीक है, भागलपुर प्लस जो है मुंगेर वगैरह का जो एरिया है, ये एरिया जो है वो अंग महाजनपद का क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि अंग का चूंकि पड़ोस में था, मगध जो एक साम्राज्यवादी जो है वो क्या है महाजनपद था, और साम्राज्यवादी होने की वजह से वो अपने पड़ोस में किसी अन्य शक्तिशाली महाजनपद अंग को वो स्वीकार नहीं कर सकता था। तो इसीलिए अंग का, मगध का जो शासक था बिंबिसार, उस बिंबिसार ने अंग को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। लेकिन इसके बारे में डिटेल में अलग से बात करेंगे कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। बस इसमें यहाँ पे इतनी बात समझिएगा कि अंग को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया बिंबिसार के द्वारा, ठीक है, बिंबिसार ने मगध में मिला लिया, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत जो है वो किसने की थी, बिंबिसार मगध का शासक था। और कौन से महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाकर उसने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की प्रक्रिया की शुरुआत की, तो वो क्या हो जाएगा, अंग। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा महाजनपद था जिसको सर्वप्रथम मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया, तो उसका सही जवाब हो जाएगा अंग। और किसने मिलाया, बिंबिसार ने, जो किस वंश का शासक था, हर्यक वंश का शासक था। और साथ में इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि जब मिलाया गया था उस समय यहाँ का जो शासक था ना, उस शासक का नाम जो है वो क्या था, ब्रह्मदत्त, ठीक है, उस शासक का नाम था ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त के समय में अंग को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। और किसने बनाया, बिंबिसार ने। इसको एकदम ध्यान ये रखिएगा कि, और ये ध्यान भी ये भी रखना है कि जो अंग है ना, ये सबसे पूर्व का महाजनपद, सर्वाधिक पूर्व में स्थित महाजनपद था। यानी इसके और पूर्व में कोई और महाजनपद नहीं था, सर्वाधिक पूर्व में स्थित महाजनपद हो जाएगा, ठीक है, महाजनपद। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके बाद ये पहला जो है महाजनपद हो गया। अब हम लोग दूसरे महाजनपद की अगर बात करें, ठीक है, दो महाजनपद, दूसरा महाजनपद है, अभी मैं मगध को नहीं ले रहा हूं, ठीक है, अंग मगध काशी, ठीक है। दूसरा महाजनपद जो है वो क्या है, काशी। काशी जो है, और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी ध्यान रखिएगा वाराणसी थी, ठीक है, वाराणसी इसकी राजधानी थी। और ये वाराणसी को वाराणसी क्यों कहा गया, वरुणा, ठीक है, वरुणा प्लस असी जैसे दो नदियों के बीच का क्षेत्र होने की वजह से इसे वाराणसी कहकर पुकारा जाता है, ठीक है। और काशी जो है वो क्या है कि बहुत ही फेमस जो है क्षेत्र हुआ करता था व्यापार वाणिज्य के दृष्टिकोण से। और यहाँ का एक प्रसिद्ध, ठीक है, यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक हुआ करता था अश्वसेन, ठीक है, यहाँ का एक प्रसिद्ध जो है शासक हुआ करता था अश्वसेन, जो दार्शनिकवाद विवादों में बड़ा इंटरेस्ट रखते थे, ठीक है ना। इसके बाद काशी जो है दक्षिण मतलब कह सकते हैं उस समय का एक महत्वपूर्ण वस्त्र, फेमस वस्त्र था काशय वस्त्र। काशय वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, काशय वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। और आपको मालूम होगा ये काशय वस्त्र क्या है कि आज साधु संतों को आप देखते होंगे कि वो जिस गेरुआ वस्त्र को धारण करते हैं, ठीक है ना, वो गेरुआ वस्त्र जो है ये बनारस जो था उसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। और प्रसिद्ध होने की वजह से उस शहर, उस वस्त्र को जो है काशय वस्त्र कहकर पुकारा जाने लगा, ठीक है। तो काशय वस्त्र उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध था। और ध्यान ये रखना है कि इस काशी महाजनपद का, ठीक है, इस काशी महाजनपद का साम्राज्य विस्तार के क्रम में कौशल महाजनपद से अक्सर झड़प हुआ करता था, कौशल से झड़प हुआ करता था। और कौशल महाजनपद ने इसे काशी को जो है, इस काशी को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। तो जब कौशल की शादी जो है, कौशल नरेश महाकोसला, ठीक है, कौशल की राजकुमारी महाकोसला देवी की शादी जब बिंबिसार से हुई थी, तो कौशल नरेश ने ये काशी शहर जो है मगध को जो है दहेज में दे दिया गया, ठीक है। बिंबिसार को दहेज के रूप में प्राप्त हुआ, दहेज के रूप में प्राप्त हुआ।
तो ये भी जो है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाएगा, इसके बारे में अलग से जो है वो कह के डिस्कस किया जाएगा। तो काशी जो है वो एक शक्तिशाली महाजनपद तो था, लेकिन कौशल के साथ अक्सर उसके झड़प हुआ करते थे और कौशल ने उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। बाद में जब कौशल राजकुमारी महाकोसला देवी की शादी जब क्या है बिंबिसार से हुई थी, ठीक है, बिंबिसार से हुई, तो काशी शहर उसे दहेज के रूप में प्राप्त हो गया। और ये इतना महत्वपूर्ण जो है वो महाजनपद था, इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र था, इसकी भौगोलिक अवस्थिति इतनी महत्वपूर्ण थी जो न सिर्फ उसे आर्थिक बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी उसे काफी पावरफुल जो है वो क्या है कि बना जाते थे। और इसलिए बिंबिसार को जब काशी शहर जब दहेज के रूप में प्राप्त हुआ तो उसकी स्थिति मतलब काफी महत्वपूर्ण हो गई, मतलब उसकी स्थिति मजबूत सामरिक दृष्टिकोण के साथ साथ आर्थिक रूप से भी हो गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है इस महाजनपद के संबंध में याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा जो महाजनपद अंगमगध काशी वत्स, ठीक है, वत्स महाजनपद है और वत्स की राजधानी जो है वो क्या है, कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ठीक है। आधुनिक समय में इसकी पहचान कोसम नामक गांव से की जाती है, ठीक है, कोसम नामक गांव से पहचान स्थापित की जाती है, ठीक है। और ये जो है कौशाम्बी वत्स जो है ये इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और बांदा का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है कि इसका क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। वत्स का एक प्रसिद्ध शासक था उदयन, बहुत इंपॉर्टेंट है, उदयन बहुत ही प्रसिद्ध शासक था और ये बुद्ध के समकालीन व मित्र थे, ठीक है, बुद्ध के मित्र। और अनेक अवसरों पर, ठीक है, उदयन जो है अनेक अवसरों पर बुद्ध से वो सलाह मशविरा किया करता था, ठीक है, अनेक अवसरों पर सलाह लिया करता था, किनसे, बुद्ध से, ठीक है, लिया करता था। और ये ध्यान में रखना है कि उदयन जो है वो क्या है कि उसकी जो ये वत्स महाजनपद है, ये वत्स महाजनपद की अक्सर जो है वो क्या है कि झड़प किससे हुआ करता था, अवंती से, झड़प अवंती महाजनपद से, ठीक है, से। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि जो उदयन था ना, ये उदयन जो थे वो वीणा बजाने में, उदयन के पास एक कला थी, एक कला की जानकारी थी कि वो क्या कर सकता था कि वीणा बजाकर वो हाथियों को वश में कर लेता था। और जो अवंती का शक्तिशाली शासक जो चंड प्रद्योत था, वो चंड प्रद्योत उदयन से इस विद्या को सीखना चाहता था, लेकिन उदयन के साथ उसकी तनातनी थी, वत्स महाजनपद से अवंती महाजनपद की तनातनी थी, सीखना तो चाहता था लेकिन चंड प्रद्योत जो है उदयन को गुरु मानने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि कैसे उस विद्या को सीखे, तो एक प्लान ये बना कि चंड प्रद्योत अपनी पुत्री वासवदत्ता को जो है उदयन का शिष्य, ठीक है, बनाकर उसे सीखने के लिए, उस विद्या को सीखने के लिए भेजेगा, ठीक है, और भेजेगा, फिर वो सीख कर जब आएगी तो फिर इसे क्या है, सिखाएगा। तो फिर क्या हुआ कि वासवदत्ता को उदयन ने उस मतलब विद्या को सिखाने की बात उसने तैयार हो गया और उसके बाद सिखाने लगा। तो उसी बीच जो है उन दोनों के बीच एक प्रेम जो है प्रसंग जो है वो प्रारंभ हुआ और अंत में उदयन ने वासवदत्ता से जो है शादी कर ली। और आप समझ जाइए कि भास जो गुप्तकालीन प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने 13 नाटकों की रचना की, उन्होंने जो है वासवदत्तम, ठीक है, वासवदत्तम नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा। तो उस वासवदत्तम में जो वासवदत्ता है वो यही चंड प्रद्योत की पुत्री है, जिसकी शादी जो है वत्स महाजनपद के जो है उदयन से हुआ था। बाद में क्या हुआ कि जो अवंती ने वत्स को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये जो है कहानी है बहुत इंपॉर्टेंट जो है, उदयन जो है इसकी शादी किससे हुई, वासवदत्ता से। और ये चंड प्रद्योत की पुत्री, ठीक है, ये चंड प्रद्योत की पुत्री थी वासवदत्ता। और ये आपने आपको बताया कि भास ने जो
वासवदत्तम, जो स्वप्न वासवदत्तम नामक भास ने, जो स्वप्न वासवदत्तम नामक पुस्तक की रचना की है, ये वासवदत्ता जो है वो कौन है? यही है चंड प्रद्योत की पुत्री। और ये अवंती का शासक, ये अवंती का बहुत ही शक्तिशाली शासक था। ठीक है, अवंती का शक्तिशाली शासक था। और आप इस बात को समझ लीजिए कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में सबसे बड़ा अवरोध जिसने उत्पन्न किया था, यही चंड प्रद्योत नामक जो है वो क्या है कि शासक था। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये ध्यान रखिएगा, बाद में इस महाजनपद को अवंती ने, ठीक है, बाद में इस महाजनपद को इसे अवंती ने अपने साम्राज्य का हिस्सा, इसे अवंती ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये याद रखिएगा, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सब सुन लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए, बुक्स में सारी चीजें दी गई है। और मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको एक पता मतलब साथ में चलता रहे और ये चीज हो कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हो गया तीसरा। तीसरा के बाद जो है अंग मगध काशी वत्स, वत्स हो गया काशी, अंग मगध काशी, अंग मगध काशी हो गया। ठीक है, मगध हमने बताया, वत्स, वत्स के बाद कौशल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कौशल महाजनपद। ठीक है, कौशल महाजनपद की सबसे पहले राजधानी समझ लीजिए। राजधानी ऐसे सिंपली जब पूछा जाएगा तो श्रावस्ती, आधुनिक सहेत महेत, आधुनिक सहेत महेत। ठीक है, कौशल। लेकिन एग्जैक्टली अब देखिए, कौशल महाजनपद की राजधानी जब पूछा जाएगा तो इसकी राजधानी श्रावस्ती है। लेकिन कौशल वास्तव में दो हिस्सों में विभक्त था। ठीक है, दो हिस्सों में विभक्त था। ठीक है, विभक्त था। और वो दो हिस्सा क्या क्या हो जाएगा? उत्तरी कौशल तथा दक्षिणी कौशल। ठीक है, उत्तरी कौशल, दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी जो है श्रावस्ती थी, जबकि दक्षिणी कौशल की राजधानी जो है वो क्या हो जाएगा? कुशावती। वो हो गया कुशावती। ठीक है, तो यहां पर इस तरह, लेकिन सामान्य तौर पे यही सवाल पूछा जाता है कौशल महाजनपद की राजधानी, यानी आप ये कह सकते हो जो उत्तरी कौशल था, वो उत्तरी कौशल जो है वही मुख्य कौशल था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। वैसे कौशल महाजनपद दो हिस्सों में विभक्त था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल में। ठीक है, अब देखिए कौशल की जहां तक बात है, इसकी अगर बात करें तो इसका शक्तिशाली शासक जो है वो कौन था? प्रसेनजीत। ठीक है, प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसका जो जन्म है ना, प्रसेनजीत का जन्म 563 बीसी में हुआ था। ठीक है, और 563 ईसा पूर्व में ही जो है महात्मा बुद्ध का भी जन्म हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, मतलब बौद्ध साहित्यों में लिखा गया है कि प्रसेनजीत की आयु उतनी ही थी जितनी आयु महात्मा बुद्ध की थी। और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रसेनजीत का जन्म भी जो है वो कब हुआ होगा? वो भी 563 ईसा पूर्व में हुआ होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो क्या है कि फैक्ट्स है। ये सवाल पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों में कौन सा ऐसा शासक था जिसकी उम्र जो है महात्मा बुद्ध के उम्र के बराबर ही थी? तो वो क्या है? प्रसेनजीत। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, आयु बुद्ध की आयु के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और जिस तरह से वत्स महाजनपद का शासक उदयन का संबंध जो है महात्मा बुद्ध से था, महात्मा बुद्ध से अक्सर सलाह मशविरा किया करता था, तो प्रसेनजीत भी महात्मा बुद्ध से अक्सर जो है सलाह मशविरा किया करते थे। ठीक है ना, इसमें दो तीन बातें और समझिएगा। प्रसेनजीत
जो कि शासक था वो क्या है, कहाँ का, कौशल का, ठीक है। और कौशल में पहले महाकौशल शासक हुआ करता था और उन्हीं के पुत्र, उनकी मृत्यु के बाद फिर प्रसेनजीत जो है वो क्या है कि शासक बना। और प्रसेनजीत के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है वो कौन से विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ व्यक्ति था, तक्षशिला विश्वविद्यालय का, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ ये छात्र था, बहुत ही इंटेलिजेंट था, ठीक है। और मैं आपको इसी के आगे एक बात और बता दूं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध छात्र की अगर बात आएगी, ठीक है, प्रसिद्ध छात्र की अगर बात आएगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। एक तो मैंने आपको प्रसेनजीत बताया, प्रसेनजीत, दूसरा जो है ध्यान ये रखिएगा, दूसरा हो जाएगा जीवक, जीवक, और तीसरा चाणक्य का नाम सब लोग जानते हैं, ठीक है ना, चाणक्य। इसमें प्रसेनजीत जो है वो कौशल नरेश है, कौशल नरेश, ठीक है। जबकि जीवक जो था ना, ये राजगृह की गणिका शालवती का पुत्र, शालवती का पुत्र। और चाणक्य को आपको पता ही है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के रचयिता, ठीक है। तो यहां पे देखिए समझने वाली बात क्या है, बात यहां पे क्या है, प्रसेनजीत के बारे में तो सुन लिया। अब देखिए जीवक की अगर बात करें, जो जब मैं बौद्ध धर्म आपको पढ़ा रहा था वहां पर भी इस फैक्ट्स की आपको जानकारी दी थी और ये बतलाया था कि जो जीवक है वो महात्मा बुद्ध का, ठीक है, महात्मा बुद्ध के निजी चिकित्सक हुआ करते थे। और महात्मा बुद्ध को जब भी किसी भी प्रकार की तबीयत खराब होती थी तो जीवक ही उनका इलाज किया करता था, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह समझनी है कि ये जीवक वास्तव में राजगृह की प्रसिद्ध गणिका शालवती का पुत्र था, जिसको जन्म देने के बाद लोक लज्जावश शालवती ने उसे किसी स्थान पर छोड़कर जो है वो क्या है कि चली गई। ऐसी स्थिति में बिंबिसार का पुत्र राजकुमार अभय ने उसे प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद उसका पालन पोषण किया। बड़ा जब हुआ तो उसे पढ़ने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय में भेजा गया और वहां पर पढ़ लिख कर जब वो आया तो वो आयुर्वेद का बहुत ही फेमस, ठीक है, आयुर्वेदा, बहुत ही फेमस आयुर्वेदाचार्य बने। आयुर्वेद के जिस शाखा में उन्हें जो है कह सकते हैं महारत हासिल थी वो कौमार भृत्य शाखा थी, ठीक है। तो जीवक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां तक कि बाद में इसे बिंबिसार का राजवैद्य बना दिया गया, बिंबिसार का राजवैद्य बना दिया गया। और जब अवंती का शासक चंड प्रद्योत जब पीलिया रोग से ग्रसित हुआ तो जीवक ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत का इलाज किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स है, कॉन्सेप्ट में इसका बताऊंगा कि ये जो है फिलहाल यहां पर ये याद रखिएगा, चंड प्रद्योत का भी, चंड प्रद्योत का भी इलाज किया था, इलाज किया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय, यहां पे विश्वविद्यालय के संबंध में भी थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक है, 3 विश्वविद्यालय के बारे में मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, इससे सवाल बहुत बार आ चुका है। तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, इसके बाद हो जाएगा वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय भारतीय उप महाद्वीप का, भारतीय उप महाद्वीप का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जब सवाल ये पूछा जाए कि वर्तमान भारत का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, वर्तमान भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय, ठीक है, वर्तमान भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय की जब बात आएगी
तब नालंदा हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो इसका फाउंडर कौन था, इसका फाउंडर कौन था ये जो है पता नहीं है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद साथ साथ जो है थोड़ी बात और मैं आपको करूंगा, एक और जो है यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। ये जो है वो क्या है कि वल्लभी विश्वविद्यालय फाउंडर, इसका भी फाउंडर पता नहीं है, लेकिन इसका फाउंडर जो है, इसका फाउंडर जो है वो कौन हो जाएगा, कुमार गुप्त प्रथम, ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, ठीक है। जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इसका फाउंडर हो जाएगा धर्मपाल, ठीक है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से एक बार प्रश्न, देखिए मैं सब प्रश्न ही बता रहा हूं, ठीक है ना, इसलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, ये जो है वो कहां पे स्थित है, भागलपुर, ठीक है, बिहार में। ऐसे तो इंडिया में कहां, बिहार में, और कहां पे, भागलपुर के पास, ठीक है। भागलपुर के पास कहां पे, पाथर घाट, पाथर घाट में कहां पर, अंतीचक, अंतीचक, ठीक है। ये सवाल जो है ये पूछा गया था आईएएस में कि हम लोग जो है वो क्या है कि जब एग्जाम दे रहे थे तो सवाल ये पूछा गया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है, तो एक बार आया पाथरघाट, ठीक है। तो हम लोग समझ गए बिहार में, भागलपुर में पाथरघाट भी एक पार्टिकुलर जगह है, वहां पर स्थित है, इतनी बात जानते थे। इसके बाद सवाल पूछ दिया गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है, ना तो बिहार दिया था, ना भागलपुर, ना पाथरघाट, और अंतीचक दिया था, और कुछ और 3 जो है ऑप्शन दिए हुए थे। तो जब देखा तो देखा कि पाथरघाट के पास भी अंतीचक नामक एक जगह है, उसी पार्टिकुलर जगह पे स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये स्थित हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि ये बिहार के भागलपुर जिले में पाथरघाट के पास अंतीचक नामक स्थान में स्थित है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था, ठीक है। और ये जो है इसका संस्थापक क्या हो जाएगा, धर्मपाल हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम, वल्लभी विश्वविद्यालय का संस्थापक पता नहीं है, ये पाकिस्तान में स्थित है, वल्लभी काठियावाड़ गुजरात में, नालंदा बिहार, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार हो जाएगा। मतलब आप इस बात को समझ जाइए कि बिहार, मगध जो है ये वास्तव में प्राचीन काल में इसकी जो गरिमा थी, जो हिंदुस्तान के समय में आज जो कह सकते हो कि जो दिल्ली का महत्व है, जो पूरे भारत के कॉन्टेक्स्ट में, तो पूरे भारत के कॉन्टेक्स्ट में उस समय मगध महाजनपद का पाटलिपुत्र का महत्व हुआ करता था। तो साम्राज्यवाद की अलख जगाने वाले, अगर हम देश की बात करें, या सॉरी भारत के किसी राज्य की बात करें, तो वो मगध ही था, ठीक है, वो बिहार ही था। अब यहाँ पे देखिए और क्या समझना है, कुमार गुप्त प्रथम, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, ये जो है यहाँ पर अपनी जो पुस्तकालय थी, बहुत ही मतलब पुस्तकालय के पॉइंट ऑफ व्यू से नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो है बहुत फेमस था, और इस पुस्तकालय को धर्मगंज कहा जाता था, ठीक है, धर्मगंज कहा जाता था। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो दोनों विश्वविद्यालय, दोनों का विनाशक, दोनों का विनाशक जो है वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक गुप्त वंशीय शासक कुमार गुप्त प्रथम था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक पाल वंशीय शासक धर्मपाल था। पाल वंश प्राचीन भारत के इतिहास का अंतिम ऐसा राजवंश था जिसने कि बौद्ध धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। और इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि बात आपको याद रखनी है, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के महायान शाखा की पढ़ाई हुआ करती थी यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार अगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के कौन सी शाखा की, वज्रयान शाखा की पढ़ाई होती थी, ठीक है, वज्रयान शाखा की पढ़ाई होती थी।
बौद्ध धर्म के महायान शाखा की पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय में होने के कारण ही नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध किसको कहा गया? नालंदा विश्वविद्यालय को कहा गया। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है थोड़ा आप दिमाग में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाए तो इसमें जो है जो पुस्तकालय था ये 3 स्टोरी बिल्डिंग था, रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्न रंजक। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश जो है वो बख्तियार खिलजी ने, जो कि कह सकते हैं मोहम्मद गौरी के साथ हिंदुस्तान आया था और बंगाल तक पहुंचकर भयानक जो है तबाही मचाई थी और बौद्ध धर्म के ऊपर विशेषकर जो है इसने जुल्म किए थे। ठीक है, तो ये हो गया तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके बाद हमने प्रसेनजीत के संबंध में जानकारी दी और ये बात ध्यान रखिएगा कि कौशल नरेश जब महाकौशल था, ठीक है, जब यहाँ का शासक जो है वो कौन थे? महाकौशल। तो इन्होंने अपनी पुत्री की शादी महाकोसला देवी की शादी किससे की थी? बिंबिसार से की थी। और कौशल नरेश ने क्या किया? काशी शहर दहेज में दे दिया। किसको? बिंबिसार को। इधर महाकौशल की डेथ हो जाती है, प्रसेनजीत शासक बनता है। और उधर क्या है? अजात शत्रु ने क्या किया? अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या करके वो शासक बन बैठा, उसको पितृहंता शासक कहा गया। तो इधर महाकौशल का अंत हुआ या डेथ हुई, प्रसेनजीत शासक बना और मगध का शासक जो है वो कौन बन गया? अजात शत्रु। तो प्रसेनजीत का वो एक प्रकार से जीजा यानी उसकी बहन के हस्बैंड हुआ करता था। तो जब बिंबिसार की अजात शत्रु ने हत्या कर दी तो प्रसेनजीत की बहन महाकोसला देवी विधवा हो गई। तो प्रसेनजीत ने क्या किया कि उसने जो है कौशल जो मगध का नया शासक अजात शत्रु है, उस अजात शत्रु से प्रसेनजीत ने क्या कहा? उसने कहा कि भाई जब हमारी सिस्टर को विडो हो गई और उसके बाद में उसकी डेथ भी हो जाती है, तो फिर उसने ये प्रसेनजीत ने कहा कि मुझे मेरा काशी शहर जो है वो क्या है कि लौटा दीजिए। तो इस बात को लेकर अजात शत्रु और प्रसेनजीत के बीच युद्ध होता है और अंत में संधि हो जाती है। तो प्रसेनजीत ने क्या किया? अपनी पुत्री की शादी ना सिर्फ काशी अजात शत्रु को दे दी, बल्कि अपनी पुत्री वजीरा की शादी, ठीक है, की शादी किसके साथ कर दी? अजात शत्रु से कर दी। ये सब याद रखिएगा, समझ है ना? मैं एक ही प्लेटफॉर्म पर एक जगह पे इतने सारे तथ्य मैं आपको बता रहा हूं। इतना अगर आप करेक्ट कर लेंगे, समझ जाएंगे, तो फिर किसी तरह की दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया, कौशल हो गया। इसके बाद अब मैं बात करूंगा, ठीक है, अंग, मगध, कौशल, वत्स। ठीक है, अब देखिए, अब कुरु पांचवा हो जाएगा, बल्कि सूरसेन पहले देख लेते हैं। सूरसेन महाजनपद, और सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो है वो क्या थी? मथुरा। ठीक है, मथुरा हो जाएगा। मथुरा में किस वंश का शासन था? यदुवंश। यदुवंश की 2 शाखाएं थी, सात्वत तथा वितिहोत्र। यह भागवत धर्म के संबंध में भी आपको बताया था, वितिहोत्र। सात्वत की भी 2 शाखाएं थी, अंधक, 2 कबीले थे, अंधक और वृष्णि। और इसी वृष्णि कबीले से वासुदेव कृष्ण का संबंध था। ठीक है, ये बात मैंने आपको एक बार और बताई है। ठीक है, ये ध्यान आप रखना है। सूरसेन जो है इसकी राजधानी मथुरा, यदुवंश का यहां पे शासन था। सात्वत, वितिहोत्र। सात्वत जो है, वितिहोत्र 2 शाखाओं में यदुवंश बटा था। सात्वत 2 कबीले थे, अंधक और वृष्णि। इसमें से वृष्णि कबीले का संबंध वासुदेव कृष्ण से था। ये बहुत ही
महत्वपूर्ण जो है वो क्या है कि तथ्य है ये बात, और बहुत अभी एलाबोरेट करें क्योंकि ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं मगध मतलब जो है वो भागवत धर्म के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अगर इसको और समझना है, ठीक है ना, तो मेगास्थनीज ने भी इसका जिक्र किया है। ठीक है, मेगास्थनीज जो है सूरसेन को क्या कहता है, सोरसेनोई, सोरसेनोई कहता है। ठीक है, मथुरा को वो क्या कहता है, मैथोरा, वो मैथोरा कहता है। और मैथोरा जो है वो किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, आपको पता होगा। ठीक है, यमुना नदी के किनारे, और यमुना नदी को मेगास्थनीज ने क्या कहा है, जोबोरस नदी, जोबोरस नदी। और साथ में वो कहता क्या है, कहता ये है कि ये जो मथुरा के जो लोग हैं वो दो देवताओं की पूजा, यहाँ के लोग दो देवताओं की पूजा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो देवताओं की पूजा करते हैं, और वो जो दो देवता है वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हेराक्लीज, एक हेराक्लीज जिसकी पहचान किससे स्थापित की गई है, कृष्ण से, और दूसरा है डायोनीसियस जिसकी पहचान किससे स्थापित की गई है, शिव से। ठीक है, शिव से स्थापित की गई है। और ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में जिस भारतीय देवता के नाम हेराक्लीज पुकारा है, वो उस हेराक्लीज की पहचान किस भारतीय देवता से स्थापित की गई है, तो वो कृष्ण हो जाएंगे। डायोनिसियस की पहचान शिव से हो गया, मैथोरा मथुरा, सोरसेनोई सूरसेन, जोबोरस नदी यानी यमुना नदी के लोग जो है वो क्या करते हैं, हेराक्लीज और डायोनीसियस की पूजा करते हैं। इसमें हेराक्लीज की पहचान जो है वो कृष्ण से, जबकि डायोनीसियस की पहचान शिव से स्थापित की गई है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको जो है याद रखना है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए अंग मगध काशी वत्स सूरसेन हो गया, सूरसेन के बाद छठा हो जाएगा अंग मगध काशी वत्स सूरसेन। ठीक है, इसके बाद देखिए मत्स्य, मत्स्य जो है, ठीक है, राजधानी विराट नगर, ठीक है, जयपुर राजस्थान। ठीक है, ये जो मत्स्य था ये वर्तमान समय में जयपुर, ठीक है, जयपुर हो गया, अलवर आदि का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी विराट नगर थी, जिसे अशोक के अभिलेखों में, ठीक है, वैराट कहा गया, जिसे अशोक के अभिलेखों में वैराट कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में, ठीक है, अशोक के अभिलेखों में मत्स्य की राजधानी विराट नगर को वैराट कहकर पुकारा गया है। और यहां से अशोक का एक अभिलेख भी मिला है, अशोक का, इसको जो है भाब्रू कहा गया, भाब्रू अभिलेख। और आपको पता होगा कि ये जो भाब्रू अभिलेख है ना, इसी में अशोक मगध का शासक है। इस बात की स्पष्ट जानकारी कहां से मिलती है, भाब्रू अभिलेख से। यह मैं आपको अब आगे भी बताऊंगा, लेकिन इस बात को समझिएगा कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो विराट नगर थी उसे वैराट कहा गया, और अशोक के अभिलेखों में इसे भाब्रू वैराट कहकर पुकारा गया। और भाब्रू से प्राप्त अभिलेख को अशोक का भाब्रू अभिलेख कहा जाता है। और इसमें दो तीन बातें इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि पहली बात क्या हो जाएगी, पहली बात यह है कि भाब्रू ही अपने अभिलेख में अशोक अपने को स्पष्ट रूप से कहता है कि वो मगध का शासक है। दूसरी बात कि इसी भाब्रू अभिलेख में अशोक इस बात की स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि वो मगध का शासक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात
कि वह इस बात का भी इसमें उल्लेख करता है। वो कहता है अपने भिक्षु और भिक्षुणियों से जो है, बौद्ध संघ के जो भिक्षु और भिक्षुणी होते हैं उनको वो 7 पुस्तकें पढ़ने की सलाह देता है। और वो 7 पुस्तकें जो है वो कौन सी है, उसमें जो है वो क्या है कि वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। उसमें जैसे विनय समूकस है, जैसे उपपति सपसीन है, मोनया गाथा है, ठीक है, इसी तरह से मोनया सुत्त हो गया। इस तरह के जो है 7 पुस्तकों के संबंध में राहुलोवाद सुत्त है, ठीक है, जिसको राघुलोवाद सुत्त कहकर पुकारा गया उसमें। तो इस तरह से करीब करीब 7 पुस्तकों की चर्चा जो है उसने किया है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और प्राचीन काल में ये जो विराटनगर था ये पांडवों के छिपने वाले स्थान के रूप में प्रसिद्ध था। पांडवों के छिपने वाले स्थान के रूप में प्रसिद्ध, स्थान के रूप में प्रसिद्ध, ठीक है। पांडवों के छिपने वाले स्थान के रूप में प्रसिद्ध था मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, ठीक है। विराटनगर की पहचान जयपुर, जोधपुर, राजस्थान, अलवर का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र जो है मत्स्य का क्षेत्र था। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद हो जाएगा 7वां, ठीक है, मत्स्य हो गया। इसके बाद कुरु महाजनपद, ठीक है। आपको पता है, आपको बताया ही था कि ये पूर्व वैदिक कालीन या ऋग्वैदिक कालीन भरत प्लस पुरु जन ने मिलकर बराबर क्या हो गया, कुरु जनपद का निर्माण किया, ठीक है। राजधानी क्या हो जाएगी, राजधानी इंद्रप्रस्थ पुरानी दिल्ली, ठीक है। इंद्रप्रस्थ यानी पुरानी दिल्ली इसकी राजधानी थी। ये जो पुरानी दिल्ली इंद्रप्रस्थ है ना, इसे पांडवों ने खांडव वन जलाकर बसाया था, बसाया गया था, ठीक है। कुरु जनपद की अक्सर जो है कंपैरिजन जो किया जाता है वो पांचाल यानी कुरु जनपद का उल्लेख अक्सर पांचाल जनपद के साथ किया जाता है। उल्लेख अक्सर किसके साथ, पांचाल जनपद के साथ, पांचाल जनपद के साथ किया जाता था, ठीक है। तो कुरु जनपद का अक्सर उल्लेख किस जनपद के साथ होता था, पांचाल जनपद के साथ होता था। हमने आपको बताया था यहां कभी भी ओले नहीं पड़ते, कभी भी ओले नहीं पड़ते हैं। कौन कहता है, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। यह जो महाजनपद है यह अपने आचार विचार सदाचार के लिए जो है प्रसिद्ध था, ठीक है। यह अपने आचार विचार और सदाचार के लिए प्रसिद्ध था। ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शतपथ ब्राह्मण में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में कुरु एवं पांचाल जनपद को वैदिक सभ्यता का 2 सर्वश्रेष्ठ केंद्र बताया गया। वैदिक सभ्यता का 2 सर्वश्रेष्ठ केंद्र बतलाया गया है। वैदिक सभ्यता का 2 सर्वश्रेष्ठ केंद्र
दो सर्वश्रेष्ठ केंद्र बतलाया गया। तो ये जो है वो क्या है कि आपको याद रखना, ठीक है। 7, इसके बाद 8वां हो जाएगा पांचाल जनपद। देख लें, पांचाल जनपद, महाजनपद, ठीक है, पांचाल महाजनपद। और ये है तुर्वश, ऋग्वेद कालीन तुर्वश प्लस क्रीवी जन ने मिलकर पांचाल जनपद का निर्माण किया। इसका भी उल्लेख अक्सर कुरु के साथ, फिर वही है वैदिक सभ्यता के 2 सर्वश्रेष्ठ केंद्र, ये सब आपको पता है, बता ही दिया। बस इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, पांचाल का दार्शनिक का नाम है प्रवाहन, बहुत फेमस प्रवाहन जैवली, ठीक है। पांचाल जनपद के प्रसिद्ध दार्शनिक का नाम था प्रवाहन जैवली, ठीक है, प्रवाहन जैवली। तुर्वश प्लस क्रीवी जन ने मिलकर पांचाल का निर्माण किया। अब ये जो पांचाल है ये उत्तरी तथा दक्षिणी 2 हिस्सों में बटा था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, जिसकी पहचान वर्तमान बरेली के आसपास के एरिया से किया जाता है। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, जिसकी पहचान वर्तमान समय में फर्रुखाबाद के आसपास के इलाके से की जाती है, ठीक है। दक्षिणी पांचाल काम्पिल्य फर्रुखाबाद हो जाएगा। तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद 9वां हो जाएगा, 9वां महाजनपद हो जाएगा सूरसेन हो गया, कुरु पांचाल, कौशल हो गया, अंग मगध काशी। इसके बाद वज्जी महाजनपद, ये क्या हो जाएगा, गणतंत्रीय व्यवस्था। यहां पे गणतंत्रीय व्यवस्था थी, 8 राज्यों का, ठीक है, 8 राज्यों का यह संघ था, इसलिए इसको अठकुलिक कहा जाता था। अठकुलिक, इसमें जो इंपॉर्टेंट था विदेह, ठीक है, विदेह हो गया, स्वयं वज्जी हो गया, फिर वैशाली, ठीक है, वैशाली, और फिर ज्ञात्रिक। विदेह के ही राजा का नाम जनक था, राजा जनक। वैशाली में ही किस वंश का शासन था, लिच्छवी वंश का। और ज्ञात्रिक गण से ही संबंधित है कौन, वर्धमान महावीर, 24वें तीर्थंकर, ठीक है। यह महाजनपद अपनी एकता के लिए प्रसिद्ध था, एकता के लिए प्रसिद्ध। और यह कहा जाता है
कि महात्मा बुद्ध को भी इसका आशीर्वाद था। महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त था। और महात्मा बुद्ध ने इस वज्जी महाजनपद के लिए एक बात कही थी कि जब तक तुम्हारी एकता, आपसी एकता बनी रहेगी, तब तक तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, तुम्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। और आपको मालूम होगा कि अजात शत्रु जो मगध का शासक बना था बिंबिसार की मृत्यु के बाद, अजात शत्रु ने वस्त्रकार और सुनित नामक अपने 2 मंत्री को यहां पर भेजकर इसकी आपसी जो एकता थी उस एकता को विखंडित कर दिया था। और तब जाकर फिर क्या हुआ कि वैशाली को मगध साम्राज्य का हिस्सा या वज्जी महाजनपद को मगध महाजनपद का हिस्सा बनाया गया। तो ये ध्यान ये रखना है कि वज्जी महाजनपद की एकता को तोड़ा था, एकता को तोड़ा किसने? तो वस्त्रकार तथा सुनीत, वस्त्रकार तथा सुनीत नामक 2 मंत्री। ठीक है, ये क्या है? अजात शत्रु के मंत्री थे, अजात शत्रु के मंत्री। ठीक है, इसे एकता को जो है वो तोड़ दिया और उसके बाद जाकर फिर जो है उसको मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। ठीक है, तो वज्जी महाजनपद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाने का श्रेय किसे जाता है? अजात शत्रु को जाता है। और अब बाद में वहाँ पर शिशुनाग वंश में शिशुनाग का शासन जब मगध में हुआ था तो शिशुनाग ने वैशाली को मगध साम्राज्य का, मगध महाजनपद की राजधानी बनाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो वैशाली का लिच्छवी वंश है, ये गणतंत्र व्यवस्था का प्राचीनतम उदाहरण है, ओल्डेस्ट एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड ऑफ रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, वज्जी महाजनपद हो गया। तो यह ध्यान रखिएगा कि महावीर का जो संबंध है, वो महावीर का संबंध जो है वो किससे था? वज्जी महाजनपद से। ठीक है, वज्जी महाजनपद से था। गणतंत्रीय शासन की, उसके बाद विदेह के राजा जनक का संबंध जो है वो किस महाजनपद से हो जाएगा? वज्जी, और पार्टिकुलर अगर देखा जाए तो विदेह। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है? 10वें की बात कर ले, वज्जी मल्ल महाजनपद। ठीक है, ये भी 8 राज्यों का ठीक है, 8 राज्यों का संघ था, 8 राज्यों का संघ था। और इसमें प्रमुख हो जाएगा कौन कौन? कुशीनगर और पावा के मल। और ध्यान ये रखिएगा, यहीं के चुंद के द्वारा प्रदान किए गए सुअर का मांस खाने से बुद्ध की तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। कुशीनगर के मल्लों ने, यहीं के मल्लों ने बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
कि महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किसने किया, दाह संस्कार किसने किया, कुशीनगर के मल्लों ने। और ध्यान यहाँ पे ये रखना है, महात्मा बुद्ध के दो प्रिय शिष्य, बुद्ध के दो प्रिय शिष्य, ठीक है, बुद्ध के दो प्रिय शिष्य आनंद व उपाली दोनों मल्ल थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आनंद ने ही प्रथम बौद्ध संगीति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का पाठ किया था, जिसे सुत्त पिटक में संकलित किया गया, ठीक है। और उपाली ने बौद्ध संघ के नियमों का पाठ किया, जिसका संकलन विनय पिटक में किया गया, और विनय पिटक को बौद्ध संघ का संविधान कहकर पुकारा जाता है, ठीक है। और ध्यान ये रखिएगा 8 राज्यों का संघ था, लेकिन अगर कैपिटल की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, कुशीनगर। इसके पहले मैं नहीं बताया था, इसके पहले भी ध्यान रखिएगा, वज्जी महाजनपद है ना, इसकी अगर राजधानी की बात आएगी, कैपिटल की बात आएगी, तो वैशाली। ठीक है, ये हो गया मल्ल। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद 10 है, अब 11वां चेदी महाजनपद, ये बुंदेल खंड के आसपास का क्षेत्र, और इसकी जो राजधानी है, राजधानी सोथी वती या शक्तिमती, ठीक है। सोथीवती या शक्तिमती ये चेदी की राजधानी हुआ करती थी, ये मगध के दक्षिण में स्थित था, ठीक है। तो ये छोटा मोटा महाजनपद था, इसका कोई बहुत डिटेल में जानकारी जो है प्राप्त नहीं होती है, ठीक है ना, ठीक है। चेदी हो गया। इसके बाद 12वां महाजनपद, सॉरी 12वां महाजनपद के रूप में अवंती ले लेंगे, अवंती। और आप ये कह सकते हो कि मगध के बाद सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी ये जो है 2 भागों में बटा था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी ही उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती, ठीक है। महिष्मती जो है वो दक्षिणी अवंती की राजधानी। शक्तिशाली शासक इसका कौन था, चंड प्रद्योत, ठीक है। जीवक ने पीलिया रोग से ग्रसित होने के बाद किसने इलाज किया था, जीवक ने इलाज किया, ये बता चुका हूं मैं, जीवक के बारे में डिटेल में बिंबिसार ने भेजा था, और इसके माध्यम से चंड प्रद्योत से दोस्ती कर ली थी। जबकि अवंती महाजनपद जो है, मगध महाजनपद के उत्कर्ष में सबसे बड़ा जो अवरोध बनकर आया था वो अवंती महाजनपद था। लेकिन अवंती महाजनपद के विश्वास को चंड प्रद्योत जो सबसे पावरफुल शासक था, उसके विश्वास को कैसे जीता बिंबिसार ने, तो जब वो पीलिया रोग से ग्रसित हुआ तो जीवक को बिंबिसार ने उसके इलाज के लिए भेज दिया।
तो इससे क्या हो गया, दोनों की दोस्ती हो गई। ठीक है, तो कम से कम चंड प्रद्योत के समय में मगध महाजनपद को कोई बहुत दिक्कत नहीं आई। लेकिन चंड प्रद्योत की जैसी डेथ हुई, वहां पर अवंती वर्धन नामक एक कमजोर व्यक्ति शासक बना। और इधर जो है वो क्या है कि हर्यक वंश का शासन तब तक खत्म हो चुका था। इसके बाद शिशुनाग का समय आया। शिशुनाग वंश का जो पहला शासक शिशुनाग था, उसने अवंती को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसलिए है क्योंकि मगध, सवाल याद रखिएगा कि जब भी सवाल आपसे यह पूछा जाए कि मगध महाजनपद का सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी कौन था, तो सबसे जो है कट्टर प्रतिद्वंदी अवंती था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में सबसे बड़ा रोड़ा कौन था, अवंती। तो अवंती को किसने मिलाया, मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया, तो वो हो जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग ने मगध में मिला लिया, मगध में मिलाया। ठीक है, बाकी चंड प्रद्योत की और सारी कहानी हमने बताई दिया कि इसकी पुत्री का नाम वासवदत्ता था, जिसकी शादी वत्स महाजनपद के उदयन से हुई थी। और भास ने अपने 13 नाटक में जिस एक नाटक स्वप्न वासवदत्तम की रचना की है, वो अवंती के शासक चंड प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो है आप याद रखिएगा। इसके बाद 13वां महाजनपद अश्मक महाजनपद। ठीक है, अश्मक महाजनपद, इसकी राजधानी, पहले तो यह समझ लीजिए दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद, एकमात्र महाजनपद। ठीक है, राजधानी क्या है, राजधानी पोतन या प्रतिष्ठान, पोतन या प्रतिष्ठान। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी, गोदावरी नदी। और कौन सी जगह वर्तमान में, पैठन। और यही जो है सातवाहनों की भी बाद में राजधानी बनी, सातवाहनों की भी राजधानी रही। ठीक है, सातवाहनों की राजधानी रही, पोतन या प्रतिष्ठान, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद। ठीक है, देखिए ये सब महाजनपद मगध में कैसे हिस्सा बना, हर महाजनपद का पार्टिकुलर जानकारी नहीं मिलेगा कि इस शासक ने इस महाजनपद को मिलाया, इस शासक ने इस महाजनपद को मिलाया, ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अवंती भी साम्राज्यवादी था, वो भी 2-4 महाजनपद को अपने में मिलाया होगा। कौशल भी जो है वो अपने में 2-4 महाजनपद को मिलाया होगा, अवंती था ही था। तो अवंती में जब कौशल मिला, अवंती में मगध में जब कौशल मिला, मगध में जब अवंती मिला, तो अवंती के साथ जितने भी महाजनपद होंगे वो सब भी तो इसके हिस्से बन जाएंगे ना। ठीक है, इसलिए पार्टिकुलर हर महाजनपद को किसने मिलाया ये तो आपको स्पष्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया 13। ठीक है, अब जो है 2 महाजनपद बच गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 एंड 15, जो कि मगध अभी मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, उसको मैं डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में अलग से एक्सक्लूसिवली जो है वो करूंगा। तो 14वां नंबर महाजनपद जो है गांधार हो जाएगा। ठीक है, 15वां महाजनपद जो है कंबोज, कंबोज। ठीक है, गांधार की राजधानी जो है, राजधानी तक्षशिला, तक्षशिला। कंबोज की राजधानी हाटक या राज्यपुर। और ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों महाजनपद नंद वंश तक मगध का हिस्सा नहीं बना। ठीक है, मगध का हिस्सा नहीं बना। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि
तो मगध का हिस्सा नहीं बना तो हिस्सा किसका बना, तो ये ध्यान रखिएगा, फारस के शासक, फारस के शासक डेरियस प्रथम का। मतलब ये कहा जाता है कि गांधार जो है उसके राज्य का कहीं कहीं 20वां लिखा रहेगा, कहीं कहीं 22वां, ठीक है, 22वां और 20वां ऐसे लिखिएगा, 20वां प्रांत बना। कन्फ्यूजन इसमें रहता है, किसी पुस्तक में कुछ मिलता है, किसी में कुछ मिलता है, तो हमने दोनों लिखा है, पतली वाली में 20 दिया है, उसमें 22 दिया, ठीक है ना। तो ये गांधार राजधानी तक्षशिला, हाटक या राजपुर, ये मगध साम्राज्य का हिस्सा नहीं बन सका। ये हिस्सा किसका बना था, फारस के शासक डेरियस प्रथम का। और आप इतना ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान पर विदेशियों में जिसका आक्रमण सर्वप्रथम हुआ था वो ईरानी थे, ठीक है, वो फारसी थे। तो इस तरह से ये जो है, ठीक है, ये 16 महाजनपदों के बारे में हमने डिटेल में आपको जानकारी दी, ठीक है। तो समय लगा, लेकिन क्या है कि आपने कम से कम पूरा सुनकर आपको एक परिचय मिल गया होगा कि इन 16 महाजनपदों से सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और इस संदर्भ में हम लोग अगले वीडियो में एक्सक्लूसिवली बात करेंगे कि मगध महाजनपद और उसके वही जो है क्यों एक साम्राज्य के रूप में अपने को तब्दील कर सका, वो कौन कौन से फैक्टर्स है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो क्लास होगी। फिलहाल मैं आज इतना ही, और कल जो है इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।